हेलो, मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब और आपके सामने नए विषय को लेकर जो आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और एमए सेमेस्टर 4 जो है पेपर EC3B के अंतर्गत जो आज पेपर के अंतर्गत जो आज चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है दिल्ली सल्तनत के समय जो है कृषि तकनीकी यंत्र और उसके उत्पादन पर जो है हम कुछ चर्चा करेंगे कि दिल्ली सल्तनत के समय कृषि की किस तरह की जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था में क्या क्या टेक्निक था, यानी तकनीकी जो यंत्र थे और उस पर उत्पादन के कैसे जो की जाती थी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में जो है आर्थिक जीवन का मुख्य आधार जो है कृषि पर ही आधारित था और यह प्राचीन काल से चली आ रही है। मध्यकाल में भी जो है एक कृषि पर ही आधारित था अर्थव्यवस्था, क्योंकि इसमें तकनीकी विकास की जो भूमिका का जो सवाल है वो अत्यधिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के मामले में जिसका जो है अन्य आर्थिक गतिविधियों के भांति भी हम देखते हैं कि जो है सामाजिक प्रवृत्तियों के जो है के रूप में जो अभिन्न संबंध जो है रहा है। परिणाम स्वरूप हम यहाँ देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को परस्पर क्या है प्रभावित भी करते रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के सुल्तानों के पास समय जो दिल्ली के सुल्तानों के समय अगर हम देखते हैं कि कृषि तकनीक जो यंत्र होती थी वो कई सदस्यों एवं पूर्व द्वारा हम देखने को मिलता है, जैसे फावड़ा या कुदाली का स्थान ले लिया था। तो इस तरह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता से भी अगर हम कालीबंगा से प्राप्त बहुत सारे से पुरातात्विक सामग्री से पता चलता है और उस तरह से प्रमाण पता चलता है कि हल का जो है प्रयोग किया जाता था। तो वैदिक काल में अगर हम भी देखते हैं तो वैदिक काल में भी जो हल द्वारा जो है यानी कृषि कार्य जो है किया जाता था। लोह युग में के समय अगर हम देखते हैं कि गंगा के मैदानों में भी जो है आर्यों के जो निवास स्थान था, तो आर्यों के निवास स्थान के साथ ही जो है पहचाना जाता था। और जो हाल में हम देखते हैं कि उस समय जो है हल के विकास में जो काफ़ी योगदान भी हुआ था धीरे धीरे। और पहले हम हल जो है ये जो हल का जो फ्रेम होती थी वो फ्रेम लकड़ी का ही बना हुआ होता था और अब जो है लोहे का जो है फाल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता रहा। लेकिन अभी भी जो है भूमि जो है कि भूमि की जो जुताई होती थी बहुत अच्छे तरीके से भी होने लगी, क्योंकि फाल से। और हम कृषि तकनीक के बारे में चर्चा करेंगे कि कृषि तकनीक के बारे में, क्योंकि बुआई के लिए जो है बीज को जो छिड़कना, जो कंधा पर रखे हुए थैलों से जो है बीजों को बाहर जो है निकाल कर जो है उन्हें हाथों हाथ जो है इधर उधर छिड़क दिया जाता था। तो इस तरह से इसका प्रमाण जो है यानी पुर्तगाली बारबोसा द्वारा दी गई है कि इस तरह के लोग जो है किया करते थे, यानी अपने बीज बोने के बुआई के समय। भारत के पश्चिमी तट में हम देखते हैं कि समानांतर इसी का जो है इसका प्रयोग जो है एकमात्र जो है सकारात्मक रूप से जो है कृषि कार्य जो है किया करते थे। हम इस तरह से देखते हैं कि इसी तरह जो है वहाँ भी जो है यानी पश्चिमी तट के में भी जो है इसका किया जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है फसल का जो बुआई की जाती थी वह बुआई या जो है ओसाई भी जो बोलते हैं कि ओसाई भी की जाती थी। और फसल कटाई के समय जो है हंसिया द्वारा ही जो है काटा जाता था। और बुआई के कार्य में जो है बैलों द्वारा किया जाता था। खलियान के फसल के ऊपर जो है गोल गोल जो है चक्कर लगाते थे और फसल के पवन शक्ति का हम प्रयोग भी किया जाता था। और इस तरह से ओसाई के लिए जो भूसी को जो है यानी अन्न का कणों को जो है अलग करके यानी अन्न के जितने भी कण जो अलग करने के लिए किया जाता था। सिंचाई के साधन के रूप में भी हम देखते हैं कि सिंचाई के साधन में खेतों का जो सिंचाई होती थी वो जल प्राप्त करने के लिए जो है कई साधन थे, यानी हमारा जो है सिंचाई करने के बहुत साधन था। जैसे वर्षा का पानी एक प्राकृतिक स्रोत के रूप में था और जो आज भी है, लेकिन जो तालाबों से या कुंडों यानी कुओं से भी पानी जो है जमा हो जाता था, जिससे सिंचाई करने में बहुत आसानी होता था और सिंचाई करने में जो है इस तरह से देखते हैं कि जो है बाढ़ या जल का जो है प्लावन बने नदी नालों में भी जो है इसी उद्देश्य से जो है किया जाता था। विशेष रूप से अगर हम देखते हैं कि जो है उत्तर भारत में जो है कुआं या सिंचाई के साधनों का जितने भी उद्देश्य था वो कुओं से जल क्या था बाहर निकाल कर जो है सिंचाई का काम जो है किया जाता था। लेकिन हम देखते हैं कि पानी निकालने के लिए जो है एक 5 प्रकार के जो है साधन उपलब्ध था।
लेकिन जो पानी निकालने के लिए जो 5 तरह के जो प्रचलित जो साधन था वह था आसान तरीका था, जो रस्सी और बाल्टी द्वारा जो है दाएं से जो खींचना, जो बाल्टी को आकार से छोटी होती थी। परिणाम स्वरूप यही होता था कि इस विधि द्वारा जो है बड़े खेतों में जो है पानी डालना बड़ा मुश्किल होता था कि बाल्टी बाल्टी रस्सी से खींच करके, लेकिन छोटे खेतों में इसका सिंचाई करना आसान था। तो दूसरा हमारा आसान तरीका था कि चरखी या घिरनी का प्रयोग किया जाता था, जो रस्सी बाल्टी हाथों द्वारा जो पानी से जो निकाल करके और जो है उसको डाला जाता था जल। तो इससे हम देखते हैं कि मानव की जो ऊर्जा या शक्ति होती थी या कम होती थी, और इससे बड़े आकार में बाल्टी से जो है आसानी से जो है निकाला जाता था। यहाँ तक देखिए इसका प्राय हम प्रयोग अगर देखते हैं तो घरेलू कार्यों के लिए जो है विशेष रूप से जो है उपलब्ध होती थी, जो घरेलू कार्यों के लिए महिलाओं का द्वारा प्रयोग अधिकांशतः की जाती थी। तो इस तरह से अभी भी जो है आज के वर्तमान समय में भी बहुत सारे ऐसे गाँव में जो है देखने को मिलता है इस विधि द्वारा। तो इस तरह से तीसरी विधि के अनुसार हम देखते हैं कि रस्सी बाल्टी को चरखी या घिरनी की प्रणाली के लिए एक उन्नत विधि के रूप में जो है मानव शक्ति के स्थान पर जो इसमें जो है बैलों को जोड़कर प्रयोग किया जाने लगा। यह एक विशिष्ट रूप से सिंचाई का जो प्रयोग था और ये विशिष्ट रूप से जो है प्रयोग किया जाने लगा, और इस तरह से जो है विशेष यंत्र भी हो गया था, क्योंकि उसी घिरनी के द्वारा ही जो है यानी रस्सी बाल्टी और के द्वारा जो की जाती थी मनुष्यों द्वारा, अब वह बैलों के द्वारा की जाने लगी। इस तरह से उत्तर भारत में कुछ हिस्सों में आज भी देखने को मिलता है और आज भी प्रचलन है, जिसे चरस भी कहा जाता है। लेकिन बाल्टी जो बड़ा आकार का, जिससे ऊपर खींचने में अत्यधिक मात्रा में पानी बाहर निकाला जा सकता था। इसके लिए हम देखते हैं इसके अलावा बैलों को जो है चलने का जो एक रास्ता, यानी जो चारों तरफ जो गोल गोल घूमते थे, तो चारों तरफ जो रास्ता था वो ढलवे बनाया जाता था, और जिससे कुएं को गहराई के अनुरूप बनाई जाती थी। इस विधि के द्वारा हम देखते हैं कि जल जो है जितने पीने वाले जो बर्तन धोने वाले, कपड़ा धोने वाले, ये सब जितने भी या पीने का हो, ये सब पानी का प्रयोग जो है किया करते थे। लेकिन हम देखते हैं बल्कि सिंचाई का भी प्रयोग साथ साथ किया जाने लगा। तो चौथा ये तरीका था कि जो जितने भी जो यंत्र थे जो प्रकृति के आधार पर था, जो लीवर के प्रथम सिद्धांत पर आधारित किया गया था। इससे अविलंब बलि या पेड़ के केटने घिरनी को एक जो है लंबी रस्सी से जो है बांधी जाती थी, जिससे यह झूलने वाली स्थिति में रहे, ताकि बाल्टी को रस्सी से बंध जाए, जिसके द्वारा दूसरे सिरों को कुएं के ऊपर जो है लटकाया जाता था और बलि के एक सिरे से बांधा जाता था। इस तरह से बलि को दूसरे सिरे से प्रतिभार लटकाया जाता था, जो पानी से भरी बाल्टी से थोड़ा अधिक भारी होता था। तो इस प्रकार हम थोड़ा देखते हैं अधिक भारी मात्रा में भारी होता था, लेकिन इस प्रकार के बाल्टी के मध्य में जो है था अविलंब उत्पन्न होना आवश्यक था। इससे बिहार और बंगाल में भी या झारखंड में भी जो है ढेकली या लाठ कुंडी, जिसको लाठ कुंडी भी कहा जाता है, कहीं कहीं देखने को मिलता है, जो आज भी इसका प्रयोग जो है किया जाता है। और साथ साथ हम देखते हैं कि इसके प्रयोग में जैसे पांचवी विधि के रूप में अगर हम देखते हैं कि पांचवी विधि का क्या था कि विधि, लेकिन इस विधि के रूप में भी पानी निकालने का जो साधन था, वो साधन के जो है एक जो रहट थी, जिसका जल चक्र को जो है जल यंत्र कहा जाता था, क्योंकि इसे जो है गियर प्रणाली के प्रयोग भी जो है किया जाता था, गियर प्रणाली का। क्योंकि गियर प्रणाली के साथ साथ हम देखते हैं कि तकनीक के जो है रूप से एक अत्यंत रूप से जो है उन्नत अवस्था में प्रयोग लोग करते थे। इस पर जो केवल बिजली द्वारा ही चलती थी, इस रहट के द्वारा या इस गियर प्रणाली जो थी वह बिजली द्वारा ही जो है चलती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वस्त्र का निर्माण का तकनीक भी जो है बहुत ही प्रकार के था, जैसे कताई, धुनाई और रोटाई के रूप में था। लेकिन हम देखते हैं कि जो है कपास का खेती के संबंध में कि कृषि तकनीक से कपास के गोलों को जमा करने के बाद जो है उसे बनाने के योग्य से 3 चरणों से गुजरना पड़ता था।
पहले होटाई के बीजों को जो अलग करना था, उसके बाद धुनाई का तत्वों को जो है यानी उनको अन्नों को जो है अलग करना था। कताई या सूत बनाना ये दूसरे बीजों को अलग करने के लिए जो है बनाई जाती थी, जो लोरल या बड़े विधि या चरखी के द्वारा जो है किया जाता था। तो इस तरह से देखते हैं कि बीजों को जो है अलग हुई, जितने भी रुई को तंतुओं से अलग करके एक मुलायम बनाया जाता था, और इसी करने के उद्देश्य से जो है डंडों से धुना जाता था, जो रुई को जो है मुलायम हो जाती है। तो वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में जो है बहुत महत्वपूर्ण के रूप में जो है महत्वपूर्ण ये भूमिका था। लेकिन हम देखते हैं तकनीकी क्रांति के रूप में 13वीं और 14वीं शताब्दी में जो मुसलमानों द्वारा जो भारत में जो है चरखा द्वारा बहुत संभव हुआ, क्योंकि चरखा एक लिखित प्रथम प्रमाण है जो बहुत सारे ऐसे ग्रंथों में, जैसे कुतुब सलातीन में जो है ऐसा ग्रंथों में जो उल्लेख मिला है। इससे एक समय में एक चरखा या तकली के तुलना में देखते हैं कि 6 गुना अधिक जो है सूत का निर्माण कर सकता था। परिणाम स्वरूप यही होता था कि आर्थिक रूप से जो है सूत का निर्माण जो है बहुत तेज़ी से होने लगी और इसकी वृद्धि भी बहुत भी हुई। तो इस तरह से बहुत ही जो है कताई, धुनाई और ओटाई जो था हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो है एक नए नए जो यंत्रों और जो तकनीक था एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन के रूप में था। और साथ साथ रंगाई और छपाई के बारे में अगर हम बात करें तो रंगाई छपाई के जो वनस्पति एवं खनिज जितने भी था उस स्रोतों से ही प्राप्त होता है, क्योंकि विभिन्न रंगों के रंगाई के द्वारा ही जो है प्रयोग में लाया जाता था। जैसे नीला मीठ हो या ला हो, ये सब प्रचलित था, लेकिन नीले रंग का जो प्रयोग था वो ब्लीचिंग यानी जो रीजेन या रंगाई दोनों के लिए किया जाता था। तेज रंगों के लिए जो है हम देखते हैं तेज पदार्थों के लिए जो है फिटकरी भी जो मिलाया जाता था, क्योंकि भारतीय रंगरेज जितने भी थे उस समय जो है इसमें यानी बंगेज जैसी बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया जाता करते थे, क्योंकि ठप्पा छपाई हो इस समय भी बहुत अधिक होती थी, प्रचलित थी। और हम यहाँ भी देखते हैं कि सूती कपड़े के अलावा हम देखते हैं कि रेशमी कपड़े की बुनाई भी जो है का भी जो है विकास बड़ी तेज़ी से हुआ। और इस समय हम देखते हैं कि क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि रेशम कीड़े पालने के लिए जो है प्रथम जो है दिल्ली सल्तनत से ही जो है प्रचलित हुई थी, और इसका सीधा प्रभाव जो भारतीय रेशम वस्त्र उद्योग पर जो है प्रभाव इसका प्रभाव पड़ा, जिस कारण से इसका जो उद्योग भी बढ़ा। क्योंकि हम देखते हैं कि इससे पहले जो है यानी कच्चा रेशम बाहर से ही आयात किया जाता था भारत में, और पहले इस काल में तकनीक का विकास भी जो है काफ़ी हुआ था। और हम देखते हैं 13वीं शताब्दी में कि शहरीकरण के प्रक्रिया तेजी होने के से भी व्यापार और वाणिज्य में भी जो है प्रोत्साहन लोगों को मिला। दक्षिण भारत में भी देखते हैं एक साथ दो प्रकार यानी एक साथ सूती कपड़ों का उत्पादन भी हुआ था एक साथ, क्योंकि एक घरेलू उद्योग था जिसका प्रमुख रूप से जो है आंतरिक उपभोग करने के लिए जो है हमारा मोटे कपड़ों का भी जो है उत्पादन किया जाता था। तो यह कपड़ा जो है स्थानीय मेलों में जो है बुनकर द्वारा जो है बेचा जाता था, और बारीक होकर जो है मलमल, छीट, विभिन्न प्रकार के रेशमी कपड़ों को जो है का उत्पादन किया जाता था, जिससे बाज़ारों में जो है बेचा जाता था। यानी छीट कपड़े जो या लट्ठा जितने भी छपे हुए कपड़े होते थे वह उत्तम कोटि के मलमल का मुख्य रूप से जो है विदेश के लिए जो है जो व्यापार के लिए भेजा जाता था। तो नील के जितने भी वृक्ष के हाल हम थी बहुत सारे से वृक्षों के जो है छालों से भी निकाले गए रंग भी, और कृमि यानी कीड़ों से निकाले गए रंग या चटकीले और पक्के भी होते थे, क्योंकि हम इस समय देखते हैं कि कपड़ा उद्योग के लिए धुनाई, बुनाई और रंगाई जो था साथ साथ जो है सिलाई का भी कार्य भी होती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है उस समय जो है साथ साथ सिलाई के साथ जब एक व्यवसाय होती थी, लेकिन तिल, अलसी, अरंडी तेल भी निकाला जाता था इसका भोजन पकाने में या सिर पर जो है लगाने में या साथ दीपक जलाने में भी जो है इत्यादि में भी जो है प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से जो व्यवस्था जो था इस काल में मिट्टी बनाने की विधि भी जो है जानकारी थी, क्योंकि ये प्राचीन काल से चली आ रही थी, और मिट्टी से बर्तन बनाने की कला जो है चलती आ रही थी, जो आज भी वर्तमान में है। लेकिन कोल्हू द्वारा गन्ने का रस निकालने का भी जो है उसको गर्म करके जो है यानी भूरे रंग के चीनी बनाने का उल्लेख मिलता है इसे, क्योंकि बढ़ई गिरी जो सोने चांदी
लोहे पीतल काम करने वाले जितने भी दस्तकार होते थे या श्रमिक होते थे, को एक संयुक्त वर्ग के रूप में एक कर्मकार कहा गया था इस समय। क्योंकि हल की जो मुख होती है कृषि उपकरणों का एक फर्नीचर तथा दरवाज़ा, पालकी, गाड़ियाँ इत्यादि बनाने के लिए जो है बढ़ई का जो है ज़रूरत होती थी, और नौका बनाने के लिए भी लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। लगभग सभी वर्गों के लोग जो है आभूषण भी बनाते थे, जिससे सुनार बनाते थे, लेकिन नमक समुद्री तट से ही जो है उत्पादन किया जाता था। और समुद्री जो नमक पहाड़ी जो नमक पहाड़ी यानी नमक के कुछ जितने भी किस्में जो है समुद्री पहाड़ी भी होते थे, जो उस समय नमक के कुछ अन्य किस्म थे, जिसे समाइका या लीला नमक कहा जाता था। तो इससे बहुत सारे नाम भी हैं जो उसे नाम भी के नाम से पुकारा भी जाता था। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास में यानी दिल्ली सल्तनत के समय में जो है कृषि यंत्रों का जो भूमिका था, एक महत्वपूर्ण भूमिका था, और इसके उत्पादन पर भी जो है काफ़ी प्रभाव पड़ा, और धीरे धीरे इसका प्रभाव जो है बड़ी तेज़ी से भी फैलने लगी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है दिल्ली सल्तनत के समय जो है कृषि का विभिन्न प्रकार के जितने भी यंत्र थे, उस यंत्रों से जो है कृषि को बढ़ावा दिया, और कृषि को बढ़ावा देकर जो है यानी आर्थिक व्यवस्था जो काफ़ी लोगों को मजबूत भी हुई, और कृषि यंत्र से किसान जो है धनी वर्ग होने लगे, और धनी से जो गांव था वो शहरी वर्ग के रूप में जो है धारण भी किए जाने लगे। उत्पादन इतनी होने लगी कि लोगों के पास जो विकास की सिलसिला थी वो बहुत तेज़ी से फैली, जिसके कारण देखते हैं कि जो है छोटे छोटे जो गांव थे वो बड़ा रूप गांव हो गए, और धीरे धीरे जो है वो नगरों का रूप जो है लेने लगा। इसलिए दिल्ली सल्तनत के समय जो है कृषि यंत्र जो तकनीक था वो एक महत्वपूर्ण जो है योगदान था उनका, और ये काफ़ी विकास से उत्पादन इतनी तेज़ी से हुई कि लोगों को जो है कि नया दिशा नई कृषि के तकनीक का जो है प्रयोग करने में सहयोग रहा।